प्रणाम करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, इस दर्शन को हमारे लिए सुगम बनाने में जिन भी प्रबोधक गण का योगदान रहा है, हम तक ये दर्शन सुलभ हुआ है उनके अथक प्रयासों से। उन सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और योगेश भाई जी के प्रति हम, जिनके मार्गदर्शन में ये अवसर हमको उपलब्ध हुआ है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, हम सभी लेखक समूह के सदस्य मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को लेखन कार्य, इस पर फोकस करते हुए इसको भावी पीढ़ी को कैसे हम समर्पित कर सकें, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। तो अभी इसकी शुरुआत में हम मध्यस्थ दर्शन से जो हम लेखक समूह जुड़े, तो कैसी हमारी अध्ययन की यात्रा रही, उसको हम शेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आरती बेटा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी अध्ययन की यात्रा को हमसे शेयर करें। जी आरती बेटा जी। ठीक है, सभी को नमस्ते। मैंने इसको एज ए प्रेजेंटेशन तो बहुत नहीं देखा, बट थोड़ा सा अपने बारे में और मैंने कैसे प्रयास किया, क्योंकि जैसे जब से दर्शन से जुड़े कई लोग ऐसे मिले जिनको एक मेंटर के रूप में स्वीकारा, जिनको श्रेष्ठ के रूप में स्वीकारा, और उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भी फील होता है। और उन्होंने किस तरह से दर्शन को समझा, उसमें कई सारे इनपुट्स भी मिले। मैं पर्सनली मानव तीर्थ में रह के मैंने अध्ययन किया। उससे पहले मैंने हापुड़ में पहला शिविर किया था। उसके बाद जैसे साधन चाचा हैं, योगेश चाचा हैं, इन लोगों से कंटिन्यूअसली एक गाइडेंस मिलता रहा कि दर्शन को किस तरह से अपने लाइफ में जीने को लेके। और इसी के साथ साथ जो अपने से थोड़े से बड़े हैं, जैसे निविता दीदी, विनायक भैया, मृदु दीदी, अंकित भैया, इन लोगों की जीने को भी बहुत क्लोजली देखा। उससे भी कई सारी प्रेरणा मिली। तो इस पूरी जर्नी में ऐसा लगा कि जब तक मतलब लिखने का, इस पूरी जर्नी को लिखने का थोड़ा सा मैंने प्रयास किया। मतलब ऐसा ऐसा अभ्यास नहीं रहा कि मैं हमेशा लिखूं, बट जब भी कुछ मतलब जब भी कुछ ऐसी नई चीजें समझ आई, कुछ ऐसा लगा कि अपने अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ रिजॉल्व होने की जरूरत है, तो उस समय चीजों को लिखने का मैंने प्रयास किया। आज की जो प्रस्तुति है उसमें बहुत ऐसे कंसाइज मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया हो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है। बट मैंने एक डॉक्यूमेंट शुरुआत से तैयार किया था, ये योगेश चाचा के मार्गदर्शन में ही किया था। जब इस लेखक समूह का गठन हो रहा था, शुरुआत में सबसे पहले जब मेरी योगेश चाचा से बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब मेरी टेस्टिंग के लिए या पता नहीं मेरे को वो करने के लिए कि मैं कितना अच्छे से, ये कितनी डेडिकेशन से ये काम को कर पाऊंगी, या मेरा शोध को लेके, शिक्षा को लेके कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसको देखने के लिए उन्होंने मुझे एक नोट लिखने के लिए बोला था, जिसमें उन्होंने अलग अलग टॉपिक दिया था। जिसमें मैंने जो पहला परिचय शिविर है उसमें क्या समझा, और उससे पहले समाज को लेके और अपने परिवार को लेके मेरे क्या रिफ्लेक्शंस थे, उसको कनेक्ट करते हुए मैंने एक नोट लिखा। और उसके बाद से मुझे ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा लगा अपने लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम ऐसे लिखते नहीं है तो जो भी कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं, फिर वो मेमोरीज याद रहती हैं, बट हमारी लर्निंग्स क्या हुई वो उतना याद नहीं रहता। मतलब रहता भी है तो वो कॉन्क्रीट फॉर्म में निकल के आता नहीं है। तो इस उद्देश्य से मैंने थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास किया, और फर्स्ट टाइम जब लिखा तो बहुत अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम भी लिखा। ऐसे कर करके थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बना। मैं मे बी उसको थोड़ा सा पढ़ती हुई आपको प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि ये मतलब हम लोग लेखक समूह हैं, हमें आगे जाके सबको कंटेंट राइटिंग
करना है, अप्रिशिएट हम करेंगे, मतलब कंटेंट राइटिंग हो, उसके लिए ये मेरा सबसे पहला प्रयास है। दर्शन को लेके मुझे लगता है कि मैं कभी भी दर्शन को लेके कुछ प्रस्तुत करना हो तो मेरे को लगता है कि मेरा नॉलेज बहुत कम है, और मैं बहुत हेजिटेट करके, मतलब मुझे से बहुत डर भी लगता है कि मैं कुछ गलत प्रस्तुत ना कर दूं या ऐसा कुछ। तो मतलब अपने आप को सबसे कमजोर छात्र के रूप में देख रही हूँ अभी इसमें। बट स्टिल कमजोर छात्र होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ तो समझ आता है। तो उसी रूप में मैं ये प्रस्तुति दे रही हूँ। मतलब ये कोई एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन है ऐसा नहीं है, बट अपनी रिफ्लेक्शन के लिए जो मैंने लिखा वही इस प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, एक बार कोई, प्रोमिला मासी विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी हाँ, जी, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है। तो तो मैंने पहले जो है जिस समय मैं ये लिख रही थी तब मेरी क्या स्थिति है उसको लिखा, और फिर मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया। तो मैंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली से, मतलब मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली से हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह मैंने अपनी पढ़ाई सोशियोलॉजी में करी, और उसके बाद मैंने कुछ साल एनजीओज में काम किया। और मुझे लगता है कि मतलब बहुत बहुत चीजों को क्वेश्चन करने का या बहुत सोचने का, मतलब ऐसे चर्चा भी करने का मेरा एक अभ्यास रहा है। वो अपनी पढ़ाई के वजह से भी, घर में भी जो वातावरण देखा उसके वजह से, जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी नहीं बट कौतूहल जैसा, कि समाज में वो जो हो रहा है वो सही है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे तरह के क्वेश्चंस रहते थे। और मैं अपने लाइफ में प्लेसमेंट मध्यस्थ दर्शन का ऐसा देखती हूँ कि जो भी चीजें, मतलब ये समझ आता था कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, बहुत सारा नेगेटिविटी भी था। बट लाइफ को लेके एक मतलब क्या पर्पस है, क्या विजन, एक विजन देता है मुझे लगता है मध्यस्थ दर्शन, लाइफ को एक पर्पस देता है कि जीना कैसे है, एंड जीने का कोई पर्पस होना चाहिए, अभी है कि नहीं, इन सबको सोचने का एक मौका देता है। तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा अपनी ही जर्नी लिखी है। मतलब मेरा पहला परिचय शिविर 2020 में हुआ, और उस परिचय शिविर में ही मुझे ऐसा लगा कि मध्यस्थ दर्शन कुछ समझने की और मतलब पढ़ने की वस्तु है। और मतलब ऐसा लगा कि ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग क्या है, रिलेशनशिप्स क्या हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, ह्यूमन बीइंग और नेचर का क्या रिलेशनशिप है, ये सभी मतलब जो डिस्कशन के मेजर टॉपिक्स थे, सबसे पहले तो वही बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐसा डिस्कशन किसी प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, भी मुझे लगता है कि अगर इन मुद्दों पे बात होती है तो ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, मतलब अलग अलग समाज की बात होती है। बट क्या सही है या किस तरफ हमें जाना है, उसके बारे में मुझे लगता है कि शिक्षा में काफी कम बात होती है। तो इस तरह से मध्यस्थ दर्शन मुझे लगता है कि जब से जुड़ी दर्शन से लाइफ के पर्पस की क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी होने लगी। और इसमें मैंने फिर अपना एक पर्सनल बैकग्राउंड दिया है परिवार को देखते हुए। इसको मतलब ये डॉक्यूमेंट को मैं बाद में शेयर कर सकती हूँ। इसमें मैंने यही लिखा है कि जैसे एक कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो वो परिवार में पैदा पैदा होता है, और वो जो अपनी बेसिक चीजें सीखता है जिसको सोशलाइजेशन कहते हैं, उसका परिवार में सबसे पहले होता है। वो अपने बड़े भैया, दीदी,
कजिन्स, पेरेंट्स, इन सबको देखता है। और शुरुआत के इयर्स में तो हम हर चीज जो भी अपने परिवार से सीखते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ये क्यों है वो क्यों है, एक एज तक ये नहीं होता। और जैसे 18 इयर्स मतलब थोड़े अडल्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपने फ्रेंड्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे कई सारी बातें करते हैं, अपने सिबलिंग्स से बातें करते हैं। तो उससे हम धीरे धीरे करके जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसको क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसे मेरा अभी मतलब ये ध्यान गया कि उस एज में जैसे हम जेंडर को लेके, इंटेलिजेंस को लेके, ब्यूटी को लेके परिवारों में अगर कुछ ऐसे डिस्कशंस ज्यादा होते हैं, कंपैरिजन होता है, तो वो एक बच्चे के पर्सनालिटी में काफी इफेक्ट करता है। मतलब एक कॉन्फिडेंस का मुद्दा, फिर मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें काफी इम्पैक्ट करती हैं एक बच्चे को। तो ऐसी चीजें मेरे को भी एक एज में काफी इम्पैक्ट करी। और उसी के साथ साथ एक क्लोज फैमिली मेंबर का मेंटल हेल्थ इशू देखते हुए भी मेरा कई ध्यान मतलब ऐसा ध्यान गया कि जो भी ऐसे किसी इशू से गुजर रहा है उसकी प्राइमरी नीड क्या है कि कोई मुझे समझे, मतलब एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स, उससे ऐसे इश्यूज आते हैं। फिर मतलब मैंने थोड़ा ऐसा भी लिखा है कि ग्रोइंग अप एज में जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके दोनों के ओपिनियन काफी अलग रहते थे, मतलब बच्चे के हमारी परवरिश को लेके, हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं उनको लेके। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं अपने मदर के मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस एक एज तक उनसे थी, और उनका जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा एकेडमिक सक्सेस या मतलब बहुत अच्छे पढ़ाई में होने से ज्यादा उनका शुरुआत से बहुत बिहेवियरल इश्यूज में बहुत ध्यान रहता था। तो यही मेरे को भी, मैं भी काफी कॉन्शियस उसके वजह से रही, मुझे लगता है बिहेवियर के डोमेन में। और मतलब जब मैं थोड़ा और बड़ी हुई, जब मुझे पढ़ाई के लिए डिसीजन लेना था कि मुझे क्या पढ़ना है, तो मैंने मतलब मेरे ऑप्शंस में दो सब्जेक्ट्स थे, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। मतलब ये तो मेरे मन में बहुत क्लियर था कि मुझे साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ना है। तो जब डिसीजन लेने का टाइम आया सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, मेरे को ये ध्यान में गया कि अभी के जो साइकोलॉजिस्ट जो भी काउंसलिंग जो भी काम कर रहे हैं उनका उनका काम काफी इमोशनली ड्रेनिंग है, क्योंकि मतलब मैं शुरुआत से बचपन से काउंसलर्स के कामों को देखती आई और मुझे लगा कि दो वो बहुत ही ज्यादा समाज को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट एक तरह से बहुत ड्रेनिंग है। मतलब अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखने में ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा काम, क्योंकि डेली मेंटल हेल्थ इशू के से डील करने वाले लोगों से कई मतलब एक एक दो दो घंटा इंटरेक्ट करना, उनको सुनना, ये काफी अपने में एक चैलेंजिंग काम के रूप में लगा मुझे। तो इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट साइकोलॉजी ना लेते हुए सोशियोलॉजी लिया, जबकि मेरे मतलब अच्छा मैंने स्कोर किया था, सबसे ज्यादा साइकोलॉजी में स्कोर किया था। तो जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें मतलब सोसाइटी को लेके, जैसे पेट्रियार्की है, कैपिटलिज्म है, फेमिनिज्म है, अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट है, इन सारी मुद्दों को लेके एक काफी क्रिटिकली सोचने लगी। मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरा सर्कल भी ऐसा था कि जिनके साथ काफी डिस्कशन होता था सोसाइटी में क्या नेगेटिव है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जिसको कहते हैं, वो बहुत आइडेंटिफाई होने लगा। बट एट द सेम टाइम उस समय ऐसा लगता था कि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो ऑल्टरनेटिव हमें बताए या क्या ठीक है वो बताए, ऐसा कंटेंट में कुछ नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ।
और जब हम सिर्फ क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और कुछ पॉजिटिव आउटलुक की बात नहीं करते हैं, तो एक मतलब काफी वो मतलब मुश्किल होता है वो ड्यूरेशन की, क्या कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब हम सब चीज को नकार के तो जी नहीं सकते हैं। तो ऐसा गलत क्या है वो तो समझ आ रहा है, ठीक क्या है वो कौन बताएगा, ऐसा अपने मन में ये आता था, एक शंका या मतलब एक डाउट आता था। और मुझे लगता है कि अगर हमारी एजुकेशन, मतलब ऐसा लगता था कि अगर हमारे एजुकेशन में इसी तरह से सिर्फ इंसान के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काम होगा, वो भी सिर्फ क्रिटिकल डोमेन में होगा, तो वो इंसान की मेंटल हेल्थ को और उसके सोशल रोल को काफी क्वेश्चन करेगा। मतलब मुझे लगता है कि थिंग्स लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, लैक ऑफ पर्पस जो यूथ में दिखता है, ओवर थिंकिंग दिखता है, वो कई सारा इन चीजों के वजह से भी आता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं और हम जो जीते हैं उसमें एक सूत्रता जैसी दिखती नहीं है। तो जब मैंने एनजीओज वगैरह में काम किया तो तब मेरा काफी मतलब सोसाइटी को और क्लोजली देखना हुआ। मतलब मेरा डिसीजन भी एनजीओ में काम करने के लिए इस तरह से हुआ था कि मैंने कभी रूरल इंडिया नहीं देखा। मतलब गांव में जाना, गांव, अलग अलग गांव कैसे रहते हैं लोग, खेती कैसे करते हैं, ये सब एक नए तरह की लाइफ को देखना है, ऐसे क्यूरियोसिटी से मैं गई। जब मेरा पहला परिचय शिविर हुआ, मैं मतलब थोड़ा सा मेरा पहले परिचय शिविर में मुझे क्या मिला उसको रखना चाहूंगी। उसके बाद में भी मैंने काफी कुछ इसमें लिखा है साइकोलॉजी को लेके, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग थी और अभी क्या बनी है, बट इस प्रस्तुति में मैं सिर्फ इसको रखना चाहूंगी। जैसे हम लोग एक मतलब जैसे एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन ये सब देखते हैं, मतलब सबका ध्यान काफी बॉडीली ग्रेटिफिकेशन में है। तो मतलब कई बार जो यूथ है, जो इवन पेरेंट्स है, क्या सही है क्या गलत है, क्या ह्यूमेन है क्या इनह्यूमेन है, इसके बीच में डिफरेंस, मतलब कभी मतलब बहुत कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स लगता है। और इसी ये एक इंडिविजुअल में जब कॉन्फ्लिक्ट लगता है तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन में भी दिखता है। और मध्यस्थ दर्शन इसी मतलब लाइफ के पर्पस को प्लेस करने के लिए मुझे लगता है फर्स्ट परिचय शिविर में ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे लगा। मतलब क्या जस्ट है, क्या ठीक सही है, और क्या ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, इन सब का एक आइडिया मिलता है, जो मुझे लगा कि फर्स्ट परिचय शिविर में मुझे बहुत हिट किया। मतलब सबसे ज्यादा एजुकेशन को लेके मेरे पहले परिचय शिविर में बात हुई थी कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए। तो वो वाली बात मुझे बहुत छुई थी। और ह्यूमन बीइंग को लेके जो परिचय शिविर में बोला गया, वो भी बहुत छुआ था। जैसे मध्यस्थ दर्शन में मतलब ह्यूमन बीइंग को बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मतलब मानव जागृत हो सकता है और अपने बिहेवियर में और अपने कंडक्ट को कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करना मानव के लिए, मतलब ये बहुत स्वाभाविक भी है, हम करते भी हैं। और अगर सही नॉलेज हमारे पास हो, बेस हो, और उसके साथ हम अपने बिहेवियर और अपने कंडक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बहुत मतलब हम कॉन्शियसली जीना जिसको कहते हैं वो हो पाएगा। और एक प्रस्तुति उसमें ऐसे होती है कि मतलब पूरा अवेकन्ड ह्यूमन बीइंग का किस तरह का जीवन का स्वरूप कैसा होता है। तो ये वाली चीज भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी। और मतलब उसका मुझे बहुत जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो बहुत समझ नहीं आया था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा वगैरह। बट उसके जीने का क्या स्वरूप होगा, अवेकन्ड ह्यूमन बीइंग जिएगा कैसे, वो मुझे बहुत लगा था कि मतलब
ऐसा ही होना चाहिए और मेरे साथ सिंक किया था। मतलब वो उसको अपनी ड्यूटीज, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स वन सेल्फ, टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी, इसकी पूरी समझ होगी। और अपने इनर हैप्पीनेस, फैमिली के हैप्पीनेस, उन सोशल ऑर्डर के बारे में उसकी एक गहरी समझ होगी और वो ऐसे इनपुट्स दूसरों को भी देगा। तो ये जो जागृति का पूरा एक सेशन हुआ था, जागृत मानव कौन, या मतलब जागृति का क्या स्वरूप है और एक अंडरस्टैंडिंग से जीना क्यों जरूरी है, ये मुझे बहुत छुआ था। इसी के साथ साथ जब, क्योंकि मैं हमेशा से साइकोलॉजी से इंक्लाइंड थी, सोशियोलॉजी से इंक्लाइंड थी, तो पहली बार मुझे ह्यूमन बीइंग के बारे में इतनी विस्तार से सुनने को मिला। सोशियोलॉजी और मतलब ऐसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हुए भी, जो भी मैंने मतलब इमैनुअल कांट पढ़ते हैं हम लोग, फिर डेकार्ट पढ़ते हैं, फिलोसफी के काफी टॉपिक्स पढ़ते हैं, बट कभी समझ नहीं आता था एक्चुअली ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। रीजन के बारे में बोलते हैं, मतलब हो सकता है मैं अच्छे से पढ़ूं तो मुझे क्लैरिटी होगा, बट इतने क्लैरिटी से जो मैंने दर्शन में समझा और वो अपने आप में एकदम से जो स्वीकार हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ था। कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग क्या है, तो जीवन और कॉन्शियस एंटिटी का एक साथ में है। और फिर मतलब बहुत लॉजिकली भी इस चीज को प्लेस किया, मुझे लगता है कि हम क्या चीजें कॉन्शियसली करते हैं, क्या चीजें हमारी बॉडीली फंक्शंस में खुद से होती रहती हैं। जो हम कॉन्शियसली करते हैं उसमें क्या मतलब जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का मतलब किस तरह से वो होता है, क्या क्या फैकल्टीज उनमें उसमें इन्वॉल्व होती है जो हम कॉन्शियसली काम करते हैं, तो वो बहुत मेरे को इम्प्रेस किया था। और जैसे मन से लेके आत्मा, सबसे ज्यादा मन जैसे बॉडी से बहुत क्लोज है, और जो भी हमारे एक्शंस हैं काफी मन से ड्रिवन है, कम से कम जो भ्रमित मानव है उनका। तो इसका एक मुझे बहुत टच भी किया था, इसीलिए मैंने इसको, जीवन क्रिया को मैंने फर्स्ट परिचय शिविर में कैसे, मतलब परिचय शिविरों में कैसे समझा, उसको मैंने इसमें डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है। मतलब हर मतलब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का किस तरह से रोल होता है हमारी लाइफ में, उसको तो इतना मैं रखना चाहूंगी अभी के लिए। मतलब काफी समय मैंने ले लिया है। मुझे आई होप जो मैंने शेयर किया रेलेवेंट है, और आप सबके लिए मतलब कुछ मतलब लिखने के लिए कुछ बने प्रेरणा। मतलब आप सबने भी ऐसे कोशिशें करी होंगी, बट ऐसा पहला प्रस्तुति के रूप में मैंने ये शेयर किया है। अगर इसमें और कुछ जोड़ना है, कुछ मेरे तरफ से समझ में कुछ कमी हो, कोई गैप हो, तो जरूर मुझे बताए, इसको और समृद्ध करने में मेरे को मदद मिलेगी। थैंक यू। धन्यवाद आरती बेटा जी, बहुत ही प्रेरणादायी, हम सब के लिए एक ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट हो गया। ओपनिंग की आपने, बहुत ही मतलब एक अपनी कॉन्शियसनेस को नेविगेट करना, अपने डायनेमिक्स को समझना, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपका ये जो शेयरिंग, इस पर हम थोड़ी फीडबैक लेंगे, उससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कितना हमारे लिए इंस्पिरेशनल रहा। जी, फीडबैक्स आर वेलकम। आप में से जो भी फीडबैक देना चाहें। बहुत अच्छा लगा और वाकई प्रेरणादायी है हमारे लिए। एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया मिल गया कि हाँ क्या और कैसे लिखना है, क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम लोगों की जर्नी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बैकग्राउंड में और पहले का, पर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ जो जुड़े हैं उनमें कुछ तो है, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो जैसा इनका सुन रहा था मुझे लगा कि सिमिलैरिटी है, हालांकि एज में गैप है, लेकिन वो घटनाओं की और सोच की सिमिलैरिटी है। लाइक्स की, जैसे दर्शन की तरफ रुचि होना, साइकोलॉजी की तरफ एक
पहले से ही। लेकिन साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट तो कभी बहुत बाद आया, लेकिन अंदर से वो होना तो एक ओवरऑल एक आइडिया मिला है। और ये वाकई प्रेरणादायी है हमारे जैसे के लिए, जिन्होंने अभी लिखना शुरू नहीं की। अभी अभी जो लिखना है वो मटेरियल लेफ्ट हो गए हैं, उनका इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है शायद। तो हाँ जी, तब जो तक। लिखना है उसका एक हाँ जी। आइडिया जो है वो सॉफ्ट कॉपी में है। और ये अभी हार्ड कॉपी में इसको मतलब कन्वर्ट करना जो है अभी अंदर तो है। तो आपके सुनने से बड़ा अच्छा लगा। और मैं इसको बाजार में था तब से सुन रहा हूँ, अभी घर में आके फिर कनेक्ट हुआ। स्टार्टिंग मार्केट में हो गई थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी, और भी फीडबैक्स हम ले सकते हैं। और संदीप मेरा चल, सजेशन तो ये है कि फीडबैक्स को भी लिखा जाए। तो आई वॉज राइटिंग फीडबैक, माई फीडबैक ऑल्सो। ठीक तो है। आप भी शेयर कीजिए जब तक, मंगेश भैया और संदीप भैया। यस, हैंड रेज आपका। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और खासकर सीमा दीदी को जो पहली बार जुड़ी हैं और हमारी फ्यूचर टीचर होने वाली हैं इंग्लिश के लिए। ये जानकर और अच्छा लगा कि विनायक भाई की माताजी हैं और मैं उनसे काफी अच्छे से परिचित हूँ। उनके शिविरों के साथ मानव तीर्थ में रहा। आ, अभी जो प्रस्तुति, अच्छा, आरती आरती मिश्र जी की जो अभी प्रस्तुति रही, इससे पहले मैंने इनके बारे में स्वयं इनके मुंह से कई बार सुना है। कई जगहों पर सुना है, मानव तीर्थ में सुना है और पिछले वर्कशॉप में भी जब उन्होंने अपने पूरी लाइफ जर्नी को रखा था। आज लेकिन सबसे अलग, क्योंकि हम हर दिन अपग्रेड होते हैं और हमारे सोचने में हम पिछली बातों को भी नए तरीके से और उस समय क्या मानसिकता थी उसको बेहतर समझते हुए रखते हैं। तो जो खास बात लगी, मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा कि एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परिचय शिविर को देखने की जो डायमेंशन है वो आपसे मिली। क्योंकि सामान्य तौर पर ये कोई स्पीच है, लेक्चर है और उसको हम अटेंड करने जा रहे हैं और कोई एक बात जहां हम होते हैं वहीं से रिसीव करते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात कहूँ, वैसे आगे रखने का मौका मुझे मिलेगा ही कि एम वाला जो पार्ट था कि मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, और लक्ष्य जो है काफी अनक्लियर सा हम सब में है, रहता है जब तक यहाँ पर नहीं सुनते हैं, कम से कम वर्ड वाइज भी नहीं आता है। तो वो एक मेरा एंगल था। लेकिन आपने शिक्षा क्या है, सही गलत कैसे हम जांचें, इन प्रश्नों को लेकर आप संजीदा थी पहले परिचय शिविर में। तो ये बताता है कि आप आपकी तलाश जो है वो क्वालिटेटिव सर्च थी, इस मायने में कि वो आपको अपग्रेड करे और उसको आप फिर अगले जनरेशन तक ले जाएं। इसके पीछे जो कारण रहा, जो पृष्ठभूमि आपने बताई कि साइकोलॉजिस्ट का और काउंसलर का आपसे बचपन से जो है उसको ऑब्जर्व करती आई हैं, घर में ऐसी परिस्थितियां रही हैं। तो जो आपकी सर्च थी उससे आपको जो आउटकम मिला वो हमें भी इस प्रेजेंटेशन से लाभ मिल रहा है उसका, है ना। जागृति का क्या स्वरूप है, समझ पूर्वक जीना क्या है और क्यों जरूरी है, आप पहले ही परिचय शिविर में इन मुद्दों को रेखांकित कर पाए, है ना। शारीरिक क्रिया स्वतः होती है और जीवन क्रिया, मन नजदीक है शरीर के, इन मुद्दों को आपने पहले परिचय शिविर में अंडरलाइन किया, रिकॉग्नाइज किया, जो कि हम कई परिचय शिविरों के बाद इनकी तरफ जो है थोड़ा झुक पाए थे, ऐसा मुझे लगता है कंपैरेटिवली। तो और एक बढ़िया टिप्पणी जो दीदी ने किया कि खुद को, अपने कॉन्शसनेस को नेविगेट करना और हाईलाइट करना, तो बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे ये चीजें काफी छू गई। धन्यवाद। थैंक यू भैया। अगर आप भी अपने रिटर्न नोट के साथ में
है अवेलेबल तो आप भी शेयर कर दीजिए, अभी साथ साथ कर सकते हैं। रिटर्न नोट किस बारे में, जो अभी नोट किया उसके बारे में कह रही हैं या? नहीं, जैसा कि आरती दीदी ने शेयर किया अपना, ऐसा मैंने लिखित आप। नहीं रखा है परिचय शिविर का, अच्छा, लेकिन तो मुझे भी रखूंगा तो लिखित ही रखूंगा। अब मुझे नहीं लगता है कि वर्बल रखना ठीक है, जी डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, ठीक है, मैं बाद में। बिल्कुल। थैंक यू भैया, बहुत अच्छी फीडबैक। और इन फीडबैक्स को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, फीडबैक भी लिखी जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्योंकि ये जो मीटिंग है पूरा कंटेंट राइटिंग ओरिएंटेड है, और पूरा इसमें हमको अपनी कॉन्शियसनेस को ही नेविगेट करना है। और उसके लिए हमारे पास गाइडिंग है, गाइडिंग ग्रंथ है हमारे पास में, पूरा गाइडिंग बुक है हमारे पास में, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। और धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस की परतें हमारे ही सामने खुलती जाएंगी, हम अपने को ही देख पाएंगे। जितना स्पष्टता से हम अपने को ही देख पाएंगे, उतना ही हम दूसरे को भी स्पष्टता से देख पाएंगे। तो ऐसी संभावनाएं इस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में हमारे सामने ओपन होंगी। धीरे धीरे हमारी परतें खुलेंगी, हम खुद को ही देख पाएंगे अच्छे से, और खुद खुद ही उत्साहित होंगे। और हमारा ये जो अपने बारे में ही खुलना, अपनी कॉन्शियसनेस को नेविगेट कर पाना, ये छात्रों के लिए, ये हमारे लिए भी उपकारी होगा, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत उपकारी होगा। हम समझ पाएंगे कि उनको हमको देना क्या है, हम उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे, हम उनको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, हम उनको ऐसा नॉलेज बेस प्रोवाइड कर पाएंगे। और ऐसा नॉलेज बेस प्रोवाइड करने के लिए हम में जिन योग्यताओं का विकास होना है, इन मीटिंग्स के जरिए हम वो भी कर पाएंगे। जी, हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहे अपना मंतव्य, फीडबैक, जो आरती बेटा जी ने शेयर किया? यस, हाँ जी, मंगेश भैया। नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, क्लियर एकदम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत भी है। आज पहला सेशन है इस टाइप की शेयरिंग का, तो काफी अच्छा लगा कि कार्ति बेटा ने पहला शेयरिंग किया। जहाँ तक आपके आज की प्रेजेंटेशन की बात है, तो मेरे ख्याल से काफी बातें संदीप चाचा ने रख दी, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और एक जो चीज मुझे थोड़ा स्ट्राइक हुआ कि आपका जो है कि एज ट्रांजिशन है, नीश ट्रांजिशन था एकदम, मतलब एक टीनेज से लेके फिर धीरे धीरे प्रौढ़त्व की तरफ जाना। तो ये पैच में अगर काफी सारी जो शंकाएं हैं युवाओं की, उसमें अगर कहीं हमको ऐसा गाइडेंस मिलता है, तो आपको मेरे ख्याल से एकदम अच्छे टाइम पे मध्यस्थ दर्शन से आपका इंट्रोडक्शन हुआ। और अभी मैं आगे चल के आपके फीडबैक में ये भी जानना चाहूंगा कि तब की परिस्थिति, आज की परिस्थिति और आगे का विजन, इन सबको आप कैसे देखते हैं मध्यस्थ दर्शन के साथ चलते चलते। तो हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा शिक्षा का विषय भी रहेगा कि राइट। हम एक प्रस्ताव लेते हैं, उसके ऊपर सोचते सोचते कुछ करते हैं, और फिर इस ट्रांजिशन के दौरान हमारी मानसिक स्थिति को हम कैसे उसको नैरेट करके, नेविगेट करके आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये मैं मतलब बहुत उत्सुकता से जानना चाहूंगा। और फिर हम आज की कंडीशन में कहाँ हैं, यहाँ से फिर आगे कैसे जा सकते हैं, इनमें फिर सब हम एक साथ सहभागी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे इसको लिख भी रही हूँ और मैं शेयर भी करूंगी जब नेक्स्ट मौका मिलेगा। ठीक ठीक बेटा। जी, थैंक यू भैया फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। हाँ जी, अभी और भी समूह में जो है, जी सीमा दीदी। दीदी आप लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि ओके, मेरे आप लोग ठीक। का पुराना ग्रुप है, तो अभी आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट। ओके दीदी, थैंक यू। आगे होपफुली इन फ्यूचर आई बी एबल टू गिव सम नाइस पॉजिटिव इनपुट। अभी के लिए ठीक है, ओके बहुत दीदी। बढ़िया चल रहा है। जी जी, हाँ जी, अजय जी आप भी रखना चाहेंगे कुछ अपना फीडबैक? जी। आ, मुझे आरती बेटा जी का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगा। आ, मैं देखता हूँ कि जितना मेरे आज के दिन यूथ से जो चर्चा होती है, उस चर्चा में मैं देख पाता हूँ कि मोस्ट ऑफ यूथ इसी क्यूरियोसिटी के साथ में खड़ा है। तो मैं ऐसे ही कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे वहां पे पढ़ने को मिला कि, और मेरा ध्यान भी गया कि दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, जिनको हम लोग महान बोल रहे हैं, उनका एक ट्रिगर पॉइंट आता है। और वो ट्रिगर पॉइंट का एज कुछ रहता है
जहाँ पे ये क्यूरियोसिटी ये बनती है कि व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो व्हाट नेक्स्ट वाली जो क्यूरियोसिटी बनती है, अगर वहां पे उसको एक सही कोई वस्तु मिल जाए, तो वहां से अपने आप को, जैसे मैं बात करके देखते हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका एक ट्रिगर पॉइंट, वो महलों में रहे, राजकुमार के बेटे और वो सब कुछ, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट आया जहां पे उनको लगा कि ये तो पूरा नहीं है, समथिंग डिफरेंट। तो वहां से उनको ट्रिगर मिला। उस ट्रिगर में अगर उनको वस्तु मिलती है, तो वहां से उनकी डायरेक्शन, उनका जिंदगी जीने का तरीका, उनका पैटर्न वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे ही मैं बहुत और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो आप जिस स्टेज में है, इस स्टेज में एक यूथ जिस क्योस के साथ खड़ा है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे देखे, जिंदगी का पर्पस क्या है, एजुकेशन क्या है, उस पे जो वो काम कर रहा है, क्या ये पूरा पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पे जैसे आरती बेटा जी का ध्यान गया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट किया, अपनी प्रस्तुति में व्यक्त भी किया। तो उनको देख करके जाता है कि उनकी दिशा ठीक थी। और मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपको उसके लिए वस्तु उपलब्ध हो गई, है ना। तो इसके लिए मैं आदरणीय नागराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करना चाहूंगा, अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उनके वो प्रयास रहे जिनसे वो वस्तु आरती बेटा जी के समक्ष पहुंच पाई, और उससे उनको एक दिशा मिली। और आज के दिन मैं उनके अंदर होते हुए रिफ्लेक्शंस को देख पाता हूँ। मैं आरती बेटा जी से हापुड़ शिविर में भी मिला। उसके बाद में मेरी आरती बेटा जी से मानव तीर्थ में भी काफी दिन मिलना रहा, उससे एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। और मैं अभी के आरती बेटा जी को भी देखता हूँ। तो मैं इन तीनों में एक, पहले एक जिज्ञासा के साथ में एक बच्चे का आना, फिर किसी एक जिम्मेदारी को ऑन करके अपने आप को ये प्रस्तावित करना कि मैं निष्ठान्वित हूँ, मुझे कोई चीज मिली है और मैं सीखना चाहता हूँ, मैं शिक्षा की वस्तु को एक्चुअल में देखना चाहता हूँ। और वहां से यहाँ तक की यात्रा जिसको आरती बेटा जी के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। इस कंटेंट को इस परिवेश में ही अगर यूथ के सामने डॉक्यूमेंटेड किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ही वो कंटेंट है, ये ही वो तरीका है जो आज के यूथ को उसके कियोस से निकालने के लिए सार्थक साबित होगा। तो इसके लिए मध्यस्थ दर्शन, और उसमें अभी जैसे मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज ये भी दिखाई देता है कि हम लोग कायिक वाचिक मानसिक तीन तरीके के अंतर्द्वंद से ज्यादा जूझ रहे हैं। इसमें भी देखने का जो भाग आता है वो आता है कि काया के द्वारा हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं, वाणी के द्वारा भी हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं, लेकिन मानसिक हिंसा हमारे अंदर कितना है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाए। तो मध्यस्थ दर्शन का जो मनोविज्ञान है, ये इस बात की तरफ आदरणीय नागराज जी इस गैप को फिल करने की बात कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान में आगे बढ़ेंगे, हम देख पाएंगे कि कंटेम्प्रेरी में जो हम लोग कायिक वाचिक मानसिक हिंसा पे हम लोगों ने बनते बिगड़ते हुए रिश्तों को हम लोग देख पा रहे हैं अपने परिवेश में, अपने सोसाइटी में, है ना। और उसके रिफ्लेक्शंस को हम लोग देख पा रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन उस चीज के गैप को फुलफिल कर रहा है। ऐसा मैंने जितना मध्यस्थ दर्शन को जाना, मैं देख पाता हूँ ये गैप, अगर हम किसी तरीके से इसको शिक्षा की वस्तु बना पाते, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा की वस्तु जो एक सहज रूप से एक स्टूडेंट के सामने जाए, जैसे आरती बेटा जी का जो ये लेख था, मुझे बिल्कुल लगा ये ही वो लेख है जो आने वाले यूथ को कनेक्ट करेगा, है ना। इसमें टिपिकल नहीं है, इसमें भाषा की बहुत गूढ़ता नहीं है, ये बहुत सहज लगा। तो ये सहज जो है जिससे आज का यूथ अपने को इंटरेक्ट, अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपकी इन चीजों को देख पाया। और मैं अपनी तरफ से जितना कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्रीमान जी। तो बिल्कुल सही बात है कि आरती बेटा जी को ये नॉलेज मिला और उन्होंने जिस तरीके से इसको परसीव किया, तो ये हम लेखक समूह का ये दायित्व बनता है कि जैसे दीदी जैसे बेटा तक ये बात पहुंची, तो एक कोर्स के थ्रू ये एक लार्जर
ऑडियंस तक पहुंचे, एक लार्जर टारगेट ग्रुप तक पहुंचे, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक पहुंचे, तो इसकी रीच और फिर हम अपनी उपयोगिता को सार्थक कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। तो बहुत ही अच्छा ये शेयरिंग। और जब दीदी जब बेटा जी फुल अपना डॉक्यूमेंट शेयर करेंगी, ये तो अभी उन्होंने एक पार्शियल शेयरिंग की है, और जब वो उसको फुल शेयर करेंगी और उसको और भी व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करेंगी, कि तो हमारे सामने और भी ज्यादा आयाम खुल कर आएंगे राइट। कि कैसे एक टीनेजर की मानसिकता, मतलब किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं आज की डेट में, और कितना वो ओपन माइंडेड है चीजों को लेने के लिए। हमारे प्रोडो के पास देने को हो तो सही वो चीज, हम तैयार, तो हमारी योग्यता तो हो देने की, तो टीनेजर लेने के लिए तैयार है। हमारी योग्यता, अपनी योग्यताओं को हमको अर्जन करना है कंटेंट राइटिंग की फॉर्म में, कोर्स कंटेंट को स्ट्रक्चर करने की फॉर्म में, और उसको डिलीवर करने की फॉर्म में, और शिक्षा जगत में प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे भी रिक्वायर्ड है, हम लेखक समूह को, हम प्रौढ़ लोगों को ये दायित्व को वहन करना है। इसी उद्देश्य से ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है। तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम अब अपना इस पर्सपेक्टिव पर आते हैं। तो जिस ग्रंथ से हम गाइडेंस लेकर हम अपनी मानसिकताओं को नेविगेट कर पा रहे हैं, उसमें हम एक बार प्राकथन को देखेंगे कि पूज्य बाबा जी, आदरणीय नागराज जी, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के प्राकथन में हमारे लिए क्या संदेश वो देते हैं। तो आप में से कोई भी इसको रीड कर सकते हैं, और फिर ये प्राकथन रीड करने के बाद में हमको इस पर अपना लिखना है। तो उसको हम 3 सेक्शंस में लिख सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं। समराइज के बाद अपना अंडरस्टैंडिंग क्या बनी इसको लेकर लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग का भी एक और स्टेप है उसके बाद भी, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो अपना विचार क्या बना इसको लेकर। तो इन 3 हेड्स के अंतर्गत हम अपने इस प्राकथन के जो फीडबैक लिखेंगे उसको हम 3 हेड्स के अंतर्गत लिखेंगे। नंबर 1 समरी, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, एंड नंबर 3 सेल्फ रिफ्लेक्शन। इन 3 हेड्स के अंतर्गत हम इसको लिखेंगे। आप में से कोई रीड करना चाहेंगे प्राकथन? जी, मैं पढ़ सकता हूँ। जी। पूज्य बाबा जी को नमन। मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ थोड़ी भैया, धीरे स्पष्ट है। आ रही है भैया आवाज। अभी अभी मैंने माइक नजदीक लिया है। ठीक है, ठीक है जी। बेटर है। तो बाबा जी को नमन करते हुए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के एक हाथ पे clear, अगर माइक हाथ जी में डिस्टरबेंस आ रही हो तो जैसा आप कहें। नहीं, मेरी आवाज स्पष्ट है? ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। मैं इस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान रूपी प्रबंध को मानव के समक्ष अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। कामोनवादी मनोविज्ञान जो आज शिक्षा में प्रचलित है, जिसमें कामुकता के आधार पर संपूर्ण वर्चस्व उभरने की बात कही गई है, इससे मैं सहमत नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सदा समाधान को चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ। इसी के साथ यह भी मैंने स्वयं में मूल्यांकित किया कि प्रचलित मनोविज्ञान के स्थान पर क्या होना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त साहित्य आज तक है, इसके सहारे इसका उत्तर नहीं निकल पाया। फलस्वरूप गहन चिंतन किया। इसके परिणाम में यह मनोविज्ञान अपने आप स्फूर्त हुआ। कितनी भी विधाओं में मैंने अनुभव किया, जीकर देखा, उन्हीं तथ्यों को इसमें सत्यापित किया है। यद्यपि साहित्य मानव के एक छोटे से हिस्से के रूप में प्रस्तुत होता है, मेरा विश्वास इस संप्रेषणा में यही है कि कुछ भी पढ़कर प्रत्येक नर नारी उसके आशय को अपनी मानसिक विशालता के आधार पर स्वीकारने और परखने का कार्य किया ही करते हैं। इस ढंग से शब्द और वाक्य जैसे छोटे प्रकाशन भाग से उसमें निहित विशालता को ग्रहण कर लेता है
यही मानव की सहज महिमा है। मानव संचेतना का आशय यही है कि हर मानव कल्पनाशील, कर्म स्वतंत्र है ही, यह सबको विदित है। इसी क्रम में सकारने नकारने की कार्यशीलता हर मानव के मन में विचार और इच्छाओं में है, फलतः कार्य व्यवहार में प्रकाशित हो पाता है। इनके अतिरिक्त भी मानव इंगित हुई वस्तुओं को प्रयोजनों के अर्थ में जांचने का भी काम करता है। मैंने मानव के प्रयोजन को समाधान, समृद्धि, अभय तथा सह अस्तित्व के रूप में पहचाना है। इसके साथ प्रयोजन को सार्थक परंपरा के रूप में प्रमाणित होने के उद्देश्य से ही इस मनोविज्ञान शास्त्र को प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि हर निर्णय को प्रयोजनों के अर्थ में ही सुदृढ़ रूप में स्वीकारने, अनुप्राणित होने और चरितार्थ रूप देने की स्थिति में है। अतः उक्त रूप में मानव सहज उद्देश्य का सार्थक होना अवश्यंभावी है। इसे एक ही शब्द में कहें कि सर्व मानव के सुखी होने के लिए इस मनोविज्ञान को विचार शैली के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। इस अभिव्यक्ति में यह भी आशय समाहित है कि हर मानव सच्चाई की तलाश में है। सच्चाई को हर नर नारी प्रमाणित करना भी चाहता है। ये दो सामान्य आशय सामान्य व्यक्ति में सर्वेक्षण पूर्वक देखने को मिलता है। अतएव सच्चाई को तलाशने के क्रम में मैं अपने को एक मानव की हैसियत से ही मूल्यांकित कर पाया। इसी आधार पर तलाश प्रारंभ हुई। मैंने अपने में यह पाया कि मुझ में समझने की अर्हता यानी क्षमता, योग्यता, पात्रता को प्रमाणित करने योग्य समाई हुई है। चिंतन पूर्वक समझने के आधार पर उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनी इस विचार शैली को पहचानने लगा। क्रमशः मैंने अपने जीवन में सह अस्तित्व को साक्षात्कार किया, अनुभव किया। उन्हीं क्रियाकलापों का नाम जीवन तथा मानसिकता के रूप में विचार शैली नाम दिया। ऐसी विचार शैली जो मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए तत्पर है। ऐसे 122 रूपों में आकलन किया, उसको क्रमशः संप्रेषित किया। इसमें मुख्य यही प्रणाली चरितार्थ होने के लिए मुझे मिली कि मानवीयतापूर्ण आचरण को मैं प्रमाणित कर पाया। मानवीयतापूर्ण आचरण अपने स्वरूप में मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मिला। इसमें इस मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मेरा बहुत से ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के साथ विश्वास पूर्वक जीना संभव हो गया। यह सर्वविदित तथ्य है कि विश्वास पूर्वक जीना बन जाता है, उसके फलन में व्यक्ति सुखी होता है। यह भी मुझे समझ में आया। विश्वास एवं सुख की अपेक्षा सभी मानवों में विद्यमान है ही। अस्तु, मानव कुल के लिए यह मनोविज्ञान साहित्य स्वयं विश्वास पूर्वक जीने, परिवार में जीने, समाज में जीने और व्यवस्था में जीने के लिए निश्चित दिशा के लिए प्रेरक होगा। यही मेरी कामना है। मानव है तो मानवीयता है ही। दिनांक 5 सितंबर 1998, ए नागराज। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। तो आगे का भी हम थोड़ा क्योंकि एक वीक है हमारे पास, नेक्स्ट वीक हम मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपस में हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से बढ़ना ठीक रहेगा आगे के लिए। तब तक 2 मिनट आप सोच विचार लीजिए। तब तक रश्मि दीदी हैं?
रश्मि दीदी अपनी बात रखेंगे? हाँ दीदी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। स्वागत नमस्ते। है आपका दीदी। नमस्ते सभी को। हाँ जी दीदी। और दीदी दीदी मेरा नेट नहीं था ना, तो मैं पूरा सुन नहीं पाई सभी का। हेलो। ठीक है दीदी, ठीक हेलो, जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत कट कट के आ रही दीदी, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, फिर है ना, बाद में कर लेंगे। जी, तो हम थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं आगे के लिए किस तरीके से चलना ठीक रहेगा। एक वीक के लिए हम कितना पेजेस को लें, उन पेजेस को पढ़ना भी है और उनके आधार पर हमको लिखना भी है। लिखने में हमको समरी भी लिखनी है, और उसका अंडरस्टैंडिंग भी लिखनी है, और उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन भी लिखना है। इसमें मेरा प्रस्ताव ये है कि इसका आधार, जो अभी हम लोग जो लेखन वाला कार्य कर रहे हैं, इसका आधार वो बना करके इस चीज को देखा जाए कि कॉन्टेम्पररी एजुकेशन में इसको कैसे देखा जा रहा है, और आदरणीय नागराज जी किस गैप को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इन दोनों चीजों का समावेश अगर शिक्षा की वस्तु हमारे लेखन में आता है, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कंटेंट बनेगा ना। तो इसको भी हम लोग एक बार अपने में देख लें कि इस तरीके से हम लिख पाए। जी। मुझे लगता है दीदी अगले वीक के लिए ये प्राकथन के ऊपर ही काम करें। थोड़ा सा 1.5 पेज जैसा है, और ये सार भी रख रहा है पूरी किताब का। हम्म। तो टेक्स्ट वाइज ज्यादा नहीं है, लेकिन थॉटफुलनेस मतलब यदि लगाते हैं तो अच्छा खासा लिख सकते हैं इसको। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। टू स्टार्ट विथ हम लोग प्राकथन से ही शुरू करते हैं, और इस पे सब लोग अपना लेख शेयर कर ले नेक्स्ट क्लास में। एंड फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी लिखने का अभ्यास ऐसा सबका बना नहीं है। ठीक है बेटा, आप यहीं थे, मुझे लगा रश्मि दीदी और आप शायद नहीं होगा। आप वो तो अपना भी शेयर कीजिए, आप फीडबैक। अभी नेतल का शायद किसी और नाम से थे। हाँ, मेरा वो संस्था के नाम से था एक्चुअली। अभी जुड़ी है नीतल भी शायद थोड़ी अच्छा। देर पहले। नहीं नहीं, काफी देर से हूँ। हाँ जी। तो ठीक मानवीय है। शिक्षा शोध संस्थान के नाम से हाँ हाँ रिफ्लेक्ट हाँ। हो रहे थे। जितना जी। भी आप सुन पाए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, थोड़ा शेयर कीजिए। नहीं, बढ़िया ही लगा मासी, मुझे अच्छा है। इस तरह से सभी लोग रखे तो सबका शेयरिंग आ जाएगा। बस यही है कि सभी लोग इसको शायद शेयरिंग से पहले अगर हो पाए तो हम लोग अपना राइट अप भी शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो हम लोग उसे पढ़ के आए और फिर उसी को शेयर करें तो और बढ़िया हो पाएगा। जी। जैसे प्राकथन का हम राइटअप लिखे है ना, हाँ हाँ, उसको प्राकथन का भी और इसका भी जो प्रेजेंटेशन हम लोग हाँ। देंगे नेक्स्ट टाइम, दोनों का ही। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। बिल्कुल। जो मतलब रिटर्न होगा उसी को शेयर करेंगे हम, हाँ ऐसा है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। बिल्कुल इसी तरह। तो इसके लिए भी एक हम लोग ऐसा देखते हैं, मतलब मेरा जी। ऐसा प्रस्ताव है कि हम में से कोई एक अपने आप को चयन करे, और वो इसको लेकर के आगे बढ़े कि अगली बार की प्रस्तुति मैं करूंगा। तो उसके लिए हम्म हम एक समय सीमा को निर्धारित करेंगे, ताकि कंटेंट पे भी हम लोग काम कर पाए। शेयरिंग के लिए हमारे पास कितना समय रहे, अपने आप को अगर हम लोग पेन डाउन करके लेकर के चलते हैं, जैसे आरती बेटा जी ने अपने आप को पेन डाउन किया और उनको व्यक्त करना पड़ा, तो उनको एक उनका एक नियंत्रण बना रहा और इधर उधर फैलना नहीं हुआ। तो इसको हम देखें कि हम लोगों के लिए कितना समय उपयुक्त रहेगा जिसमें हम अपनी शेयरिंग करें, और कितने समय में फिर हम लोगों को पठन और अपनी उस दूसरे कंटेंट की शेयरिंग करनी है। तो इसके लिए भी मेरा प्रस्ताव यही है कि हम में से कोई भी अपने आप आगे आकर के इसको कह पाए कि अगली प्रस्तुति मैं करूंगा। जी।
आज ही भी डिसाइड कर सकते हैं। और हाँ, ये ठीक रहेगा कि आज ही डिसाइड कर लें, ताकि मतलब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो प्लान्ड तरीके से इसी तरह नेक्स्ट वीक का किसका होगा, वो मतलब कंक्लूजन नोट जो शेयर करना है वो पहले ही एक हफ्ते पहले डिसाइड हो जाए। और मतलब मैंने आज कितना समय लिया था? हाँ जी, 15 to 20 मिनट। 20 minutes अराउंड। हाँ लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपका तो जो फुल डॉक्यूमेंट भी शेयर होना चाहिए, तो ऐसा भी लग ठीक रहा है। है मुझे। हाँ हाँ हाँ, वो मैं करती हूँ शेयर फिर। नहीं, जैसा केवल शेयर रिटर्न नहीं, मीन्स आप एक्सप्लेन भी करें उसको जैसा कि आपने, हम्म। ऐसा। तो उससे अच्छा और थोड़ा ओपन अप होंगे हम अच्छा, लेकर समूह को ठीक है थोड़ा और ओपन अप होने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो क्या सजेस्ट करें, नेक्स्ट टाइम भी मैं इसी को और हाँ, ऐसा ऐसा भी ठीक कर है सकते हाँ, तो ठीक उससे क्या है, सभी को एक हफ्ता और आगे मिल रहा है। ठीक है वो अपने लिए मानसिक रूप से भी तैयारी करें कि अब यहाँ पे प्रस्तुति तो सभी की होनी है ठीक ना, है हफ्ता आगे पीछे करके। लेकिन हम लोग डिसाइड करके चलें कि हम अगले हफ्ते, हम ऐसा कमिट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक है। उसमें एक कंटेंट को लिखने के लिए भी एक डिटर्मिनेशन बनता है कि नहीं, अब मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे प्रस्तुत भी करना हम्म, है ना। तो ये खुद से ही खुद को संकल्प करना है। तो ठीक। खुद से खुद को संकल्पित करें और हम लोग आगे बढ़ें। तो उसमें हम्म जिम्मेदारी तय होती है अपनी, अपने प्रति। तो ठीक है। इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कॉन्सेप्ट नोट जो या कंक्लूजन नोट जो है वो आरती दीदी शेयर कर लेंगे। सो दैट विल बी अराउंड 15 minutes। और हम्म, उसके बाद हम लोग सभी प्राकथन में हमारा जो शेयरिंग है उसको हम लोग एक बार रीड करके सब लोग एक दूसरे को सुन लेंगे। जी जी, एंड देन वी कैन डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। बढ़िया। ठीक है, बहुत रश नहीं करते, आराम हाँ, से क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल। बढ़िया। मतलब जो ठीक है। योगेश चाचा से भी इनपुट मिला था, एटलीस्ट फर्स्ट 40 पेजेस जो हैं उसकी हम्म। बहुत अच्छी चर्चा, राइटअप सब तैयार हो, तो वो उस पर मुझे लगता है फोकस करना अभी के लिए यूजफुल रहेगा। हाँ जी, उससे फाउंडेशन मजबूत बनेगी। फाउंडेशन मजबूत होगा। हाँ, एक विस्तृत चर्चा के लिए तो फर्स्ट 40 पेजेस। लेकिन हम लोग वीकली कितना उसके लिए अपने लिए बना पाते हैं कि एक हफ्ते में हम इतना, तो उसको भी हम लोग सब ये एक विचार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अगली सभा में मुझे लगता है कि इस पे निर्णय हम लोग करेंगे कि एक हफ्ते में हम लोग कितना अध्ययन करेंगे। और 40 पेजेस को पे एक विस्तृत चर्चा के लिए हम पूरा एक स्लॉट किस दिन के लिए बनाए कि हम पूरी विस्तृत चर्चा भी करें। और तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आगे बढ़े। तो ये मेरा प्रस्ताव। जी ठीक है। ठीक है। जी मंगेश चाचा। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मंगेश चाचा का हैंड रेस था, मैंने देखा। हाँ दीदी, ये अभी जो लिखेंगे ना, प्राक्कथन लिखेंगे या अपनी जो जर्नी लिखेंगे, इसके लिए कोई लैंग्वेज का ये है क्या, हिंदी इंग्लिश ऐसे? नहीं नहीं काका। तो जो हमें कंफर्टेबल है उसमें हम व्यक्त हो सकते हैं ऐसा? जी भी। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो काफी उपयोगी मीटिंग रही, काफी सार्थक चर्चा हुई। और बहुत मतलब एक आपका जो आपने पेन डाउन किया था अपने उसको लेख को, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा। और हम सब भी उसको अपनी इस यात्रा को इस तरीके से पेन डाउन करेंगे ताकि हम अपनी ही मानसिकताओं को, अपनी ही मनस्थितियों को नेविगेट कर पाए, अपनी ही परिस्थितियों को देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए। और फिर उसको एक शैक्षणिक डॉक्यूमेंट के नजरिए से हम उसको प्रस्तुत कर पाए। ये सब हम सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्य रहेगा। जी, तो समापन कर सकते हैं। जी, संदीप भैया कुछ कहना चाह रहे दीदी क्षमा करेंगे, समापन की घोषणा के बाद कुछ कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन आपके संचालन को पहली बार देखा और काफी प्रभावी है ये। और तैयारी इसमें दिखाई देती है आपकी, चाहे लिखित रूप में हो या मानसिक हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इससे लाभान्वित होते रहेंगे, इसको उत्साहित। बस जी धन्यवाद। भैया, आपके संचालन से प्रेरणा ली मैंने। और जी, और बहुत मतलब आप सभी एक से बढ़कर एक हैं, मतलब किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है। तो यही समूह की ताकत है। तो हमको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा। तो मैं सबके लिए मैं भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
और आप सबने मुझे ये अवसर दिया और अप्रिशिएट किया, इसके लिए मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। और अगली मीटिंग में मिलते हैं, अपने इन जो भी असाइन टास्क है इनको पूरा करते हुए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को हरिहर, नाइट। सभी को धन्यवाद हरिहर। जी, नमस्कार सभी को। अजय भैया बिरयानी नमस्कार। रेडी है, आना है क्या? नमस्ते सभी को। जी भैया, जी बिल्कुल शुभ आपके साथ रात्रि में सभी को। बिताऊंगा भैया थोड़ा सा समय। यस, आपसे सीखा है सर। चलिए, नमस्ते सभी को, मिलेंगे तुरंत नमस्ते। जी अगली हरिहर। कक्षा में। धन्यवाद। जी।